इस दीन चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के प्रदेश जिले के सम्मानित अध्यक्ष विपिन बिहारी जी, सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष और संचालनकर्ता शाहनवाज आलम जी, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा की सदस्य, इस जिले नहीं पूरे प्रदेश की प्रखर नेत्री कहकशा प्रवीण जी, सम्मानित हम लोगों के और अपने 17-18 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ साथ जो लंबे समय से जो जातियां मुख्य धारा से दूर रही, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय नेता ने अनेकों नियम और कानून बनाने का काम किया। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर, क्योंकि महात्मा गांधी ने आजादी के पूर्व छुआछूत के जो सामाजिक कुरीतियां थी और अपने 17-18 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ साथ जो लंबे समय से जो जातियां मुख्य धारा से दूर रही, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय नेता ने अनेकों नियम और कानून बनाने का काम किया। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर, क्योंकि महात्मा गांधी ने आजादी के पूर्व छुआछूत के जो सामाजिक कुरीतियां थी, अपने 17-18 वर्षों के कार्यकाल में जो जातियां हाशिए पर खड़ी हुई थी, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और महात्मा गांधी ने जो आजादी के पहले जो सामाजिक कुरीतियां थी, जो छुआछूत था, उस पर प्रहार करने का काम किया। और जब संविधान में आजादी के बाद जब संविधान निर्माण करने का काम हुआ, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी, आरक्षण के प्रावधान होने के बाद भी प्रदेश में वैसे नियम और कानून नहीं बनाए गए जिससे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल होने का काम करें। माननीय नेता ने 17 वर्षों में जब इस प्रदेश की बात को संभालने का काम किया, तो यह प्रदेश मात्र 32,000 करोड़ का बिहार हुआ करता था। और अपने 17-18 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नेता ने इस प्रदेश के वित्तीय जो प्रबंधन था, उसको बढ़ाते हुए जो अभी बजट सत्र पास हुआ है, उसमें उस बजट को 2,62,000 करोड़ करने का काम किया। जो 32,000 करोड़ का बिहार का बजट हुआ था, उसको माननीय नेता ने 2,62,000 करोड़ करने का काम किया। और जो माननीय नेता इस प्रदेश में आए, तो उन्होंने इस प्रदेश में सर्वे कराया कि कौन से बच्चे स्कूल के बाहर रहते। चुनाव हुआ, माननीय नेता जब 2005 में आए और 2006 में जब पंचायती राज का चुनाव कराया गया, जबकि संविधान में अधिकार था अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में इसके पहले की सरकारों ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। माननीय नेता ने देखा कि जब तक हम इनको मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाएंगे, जब तक इनको हम मुख्य धारा में नहीं ला पाएंगे, तब तक हम 21वीं सदी का बिहार का सपना मेरा अधूरा रह जाएगा। और जो लोग कभी मुखिया के दरवाजे जाने में सोचते थे
जो लोग सरपंच के दरबारे जाने में कभी सोचते थे कि पता नहीं हमको वहां न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, जो आदर हम चाहते हैं कि मुखिया और सरपंच हमें दे, वो आदर हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। माननीय नेता ने अपने कार्यकाल में पंचायती राज में बिहार अकेला राज आजादी के बाद बना जहाँ एकल पद पर आरक्षण देने की माननीय नेता ने व्यवस्था की। और अनुसूचित जाति जनजाति के वैसे लोग जो लोग कभी मुखिया के यहाँ जाने में 100 बार सोचते थे, सरपंच के यहाँ जाने में 100 बार सोचते थे, वैसे लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुखिया, सरपंच और जिला परिषद और नगर निकाय में पद देने का काम किया। न सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति को बल्कि माननीय नेता ने अति पिछड़ा के लिए और जो आधी आबादी इस प्रदेश में महिलाओं की थी, जिसको भी माननीय नेता सशक्त करना चाहते थे, मजबूत करना चाहते थे, उनको भी आरक्षण देके इस प्रदेश में नए नेतृत्व को पैदा करने का काम किया। साथ साथ माननीय नेता ने इस प्रदेश में वैसे जो लोग जिनके माता पिता चाहते थे कि हमारे बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, वैसे लोग जो दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे, जो दिन भर कमा के अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम करते थे, वैसे परिवार को भी माननीय नेता ने उच्च शिक्षा प्राप्त हो और उनको सपनों को साकार करने के लिए इस प्रदेश में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि लाखों बच्चे इस प्रदेश में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ लेकर के इस प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। माननीय नेता कहीं पर नहीं रुके। माननीय नेता ने उद्योग विभाग के माध्यम से इस प्रदेश में जो नौजवान अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे थे, उनके लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाने के लिए 10 लाख की योजना की शुरुआत की। और उस 10 लाख की योजना में 5 लाख रुपया अनुदान और 5 लाख रुपया ऋण रहित ब्याज देने का माननीय नेता ने नीति बनाया। और उस नीति का फायदा उठाकर और जो आम साथी इस प्रदेश से जो अनुसूचित जाति जनजाति के आते हैं, जो महिलाओं के हैं, उनको इसका लाभ लेकर अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम कर रहे हैं। परिवहन योजना में माननीय नेता ने इस प्रदेश के जो नौजवान साथी पंचायतों में जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, जो +2 की पढ़ाई कर चुके थे, ऐसे लोगों को हरेक पंचायत में 4-4 वाहन लेकर के उनको आर्थिक रूप से सबल करने का काम किया। और पिछड़ी जाति पिछड़े के जो लोग थे, उनके लिए 2-2 वाहन लेकर के उनको आर्थिक रूप से सबल कराने का काम किया। तो नेता हमारे आने वाली पीढ़ी को न सिर्फ शिक्षा दे रहा है, बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहा है, जो राजनीतिक रूप से सबल बनाने का काम कर रहा है। और कई योजनाओं का निर्माण किया, जिसके माध्यम से इस प्रदेश में माननीय नेता ने इन बिरादरियों को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। माननीय नेता ने देखा कि हम तो +2 और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करा देते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, वो आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। और इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई बाहर के राज्यों में बहुत महंगी पड़ती है। और जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की है, अति पिछड़ों की है, उसके लिए माननीय नेता ने प्रदेश के तमाम जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया, ITI खोलने का काम किया, पॉलिटेक्निक खोलने का काम किया। एक जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में नौजवानों की है, उसको हम शिक्षित कर सके, प्रदेश में हम नौकरी दे सके और प्रदेश के बाहर जाकर के भी नौकरी प्राप्त कर सके। माननीय नेता ने मैदान पर लोगों को आर्थिक सबल करने का काम किया। जब माननीय नेता आए, उन्होंने देखा जो आर्थिक रूप से विपन्न परिवार है, खास करके जो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों का परिवार है, वो 6वीं के बाद अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने का काम नहीं करता है, क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं और लड़कियां सियानी हो जाती है और उनको स्कूल भेजने में उनको अच्छा नहीं लगता। तो माननीय नेता ने इस प्रदेश में उदार योजना की शुरुआत की कि जो लड़कियां अपनी पिछड़ों की है, जाति जनजाति की है, उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करें। और उसके लिए इस प्रदेश में पोशाक योजना की शुरुआत की। और आपको जान के प्रसन्नता होगी उस पोशाक योजना का लाभ कितना हुआ कि आज इस साल जो मैट्रिक की परीक्षाएं हुई है, उसमें जब नेता आए थे प्रदेश में तो 4 लाख बच्चे मैट्रिक की परीक्षाएं पास करते थे। और इस बार 17 लाख बच्चे मैट्रिक की परीक्षाएं को पास किया है। और आज आपसे ज्यादा आबादी
बदलाव की है। माननीय नेता ने इस प्रदेश में पोशाक योजना और साइकिल योजना के माध्यम से जो बड़ी आबादी हमारे यहाँ महिलाओं की थी, लड़कियों की थी, उसको भी शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसको प्रोत्साहित करने के लिए माननीय नेता ने मैट्रिक की परीक्षा में +2 के, अगर आप मैट्रिक पास करते हैं तब प्रोत्साहन, +2 पास करते हैं तब प्रोत्साहन, ग्रेजुएशन करते हैं तब प्रोत्साहन। हमारी लड़कियों में आगे पढ़ने की भावना बनी रहे। साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को तो मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं उनको 15,000 रुपया, तो सेकंड डिवीजन से पास करते हैं उनको 10,000 रुपया का प्रोत्साहन दिया कि जो पीढ़ी लंबे समय से छुआछूत से ग्रसित रहे, जो लोग समाज जिनकी परछाई से डरते थे, उनको हम पढ़ाने का काम करें। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि तीन मंत्र दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। माननीय नेता तो शिक्षित बनाने का हर प्रयास आप कर रहे हैं। तो बड़ी आबादी इस देश में अनुसूचित जाति और पिछड़ों की है, उसको शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और पार्टी के माध्यम से प्रेम चौपाल लगा करके उनको संगठित करने का भी काम कर रहे हैं। और साथ साथ आगे बढ़ाए जो आरक्षण पर कुठाराघात होता है, बयानबाजी होता है, उसके लिए भी माननीय नेता इस भीम चौपाल के माध्यम से आपको भविष्य में संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए, इसके लिए भी आह्वान कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसा जाने अनजाने में कोई राजनीतिक दल संविधान को बदलने का काम करे या आरक्षण पर आक्रमण करने का काम करे, तो अनुसूचित जाति जनजाति के जो हमारे भाई हैं वो संघर्ष के लिए भी तैयार है, जिससे उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारी पार्टी कर सके। माननीय नेता ने निर्णय किया है कि 13 और 14 तारीख को इस प्रदेश में धूमधाम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाना है। क्योंकि बहुत से नौजवान साथी जो भी मैट्रिक की परीक्षाएं दे रहे हैं, IIA में पढ़ रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि कितना संघर्ष के बाद हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया, जिसके बाद हमें समानता मिली है। और उसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कितना संघर्ष करने का काम किया है। इसीलिए जिस तरह से हम होली दिवाली को मनाते हैं, जिस तरह से हम दिवाली और छठ मनाते हैं, उसी तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर उस दीपोत्सव को मनाने का हम काम करेंगे और 14 तारीख को उनकी जयंती को धूमधाम से मनाने का काम करेंगे। और देश के जो लोग आरक्षण पर आक्रमण करने का प्रयास करने का सोच रहे हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा देने का काम करेंगे। और इस मंच से आह्वान करते हैं कि जो भारत सरकार प्राइवेट सेक्टरों में जो नौकरियां देने का काम कर रही है, बहुत सी नौकरियों को आउटसोर्स किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को लागू करने का काम भारत सरकार करे, जिससे कि जो नौजवान साथी अब आगे पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भी उस आरक्षण का लाभ प्राइवेट सेक्टर में मिलने का काम करे। जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और इस देश में जिस तरह से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से लंबे समय तक देश में राज करने का काम किया था, उसी तरह से धर्म के नाम पर बंटवारा करके इस देश पर जो लोग राज करना चाहते हैं, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सनातन धर्म में जन्म लेना तो हमारा अधिकार था, लेकिन सनातन में मरना मेरा अधिकार नहीं है। और उन्होंने छुआछूत के खिलाफ, उसमें जो सामाजिक कुरीतियां थी उसके खिलाफ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया था। और बहुत से अनुसूचित जाति जनजाति के साथियों ने नागपुर के उनके इस आह्वान पर लाखों की संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया था। उसी तरह से बहुत साल पहले 100 वर्ष पहले 150 वर्ष पहले जब अनुसूचित जाति जनजाति के साथ बहुत ज्यादा सामाजिक कुरीतियां थी, बहुत ज्यादा छुआछूत था, उनके गले में घंटी बांधी जाती थी, उनके पछुआ में झाड़ू बांध दिया जाता था और समाज में उन्हें दूर रहने के लिए कहा जाता था। और उसमें भी बहुत से लोगों ने उस समय के मुगलकालीन समय में बहुत से लोगों ने उस समय की जो परंपरा थी, प्रथा थी, उसमें मुस्लिम धर्म को अपनाने का काम किया था। इसलिए हम अपने तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के मुसलमान भाइयों से आग्रह अपील करेंगे कि मुसलमान हमारे भाई हैं, कोई बाहर से मुसलमान इस देश में नहीं आया है।
जो भी देश का मुसलमान है वो हिंदू से कन्वर्ट हो गया है, इसलिए कोई इसका द्वेष करने की उनसे जरूरत नहीं है। उनके साथ भी प्रेम और मिलत से रहने की जरूरत है। तभी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से हमारे जितने पूर्वज हुए, चाहे वो महात्मा गांधी हो, वल्लभ भाई पटेल हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सब लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने कहा है मिल्लत के साथ, प्रेम और भाईचारा के साथ हमें इस देश को आगे बढ़ाना है। और हमारे नेता नीतीश कुमार हर एक भाषण के बाद कहते हैं अगर इस बिहार को आगे बढ़ाना है, सदी का बिहार का सपना देखना है और अपनी खोई हुई परंपरा और इतिहास को वापस पाना है, तो उसके लिए मिल्लत बिहार और भाईचारा के साथ इस देश को आगे बढ़ाकर चलना होगा। सबके साथ प्रेम और भाव, प्रेम और मिल्लत का भाव रखना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक बात और आग्रह करते हैं, हमारे भाई जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े के भाई, जो भी समाज के भाईचारा रखने वाले भाई लोग हैं, हम आप सबसे आग्रह करते हैं जब जब आप ऊपर वाले से कोई आग्रह करिए, जब भी ऊपर वाले के आगे आपका हाथ जुड़ता हो तो अपने नेता नीतीश कुमार की लंबी आयु की कामना कीजिए, उनके स्वस्थ रहने की कामना कीजिए और उनके सरपरस्ती में यह प्रदेश आगे बढ़े, यह देश आगे बढ़े, इसकी कामना करिए। क्योंकि जो नेता हमारे आने वाले नस्लों को सुधारना चाहता है, जो नेता हमारे आने वाली पीढ़ी को सुधारना चाहता है, जो नेता हमें शिक्षा के रूप में, सामाजिक आर्थिक सफलता के रूप में, राजनीतिक नेतृत्व के रूप में नए नए कानून और कायदे बना करके इस बिहार में हमें आगे बढ़ाने का काम किया है, उसकी सरपरस्ती बरकरार रहेगी, उसको अधिक नए नियमों को बनाकर हमें और आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय भीम, जय नीतीश कुमार। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अभी